ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नई टॉपिक शुरू करेंगे, अपराइजिंग्स अंडर ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो अपराइजिंग्स हुई हैं, जो विद्रोह हुए हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। अगर अपराइजिंग्स अंडर ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विद्रोहों को देखें तो इनको हम तीन कैटेगरी में मोटे मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ट्राइबल रिवोल्ट है, जो सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्राइबल अपराइजिंग्स बेसिकली ट्राइबल लोगों के द्वारा लीड की गई थी, इसीलिए इनको हम ट्राइबल रिवोल्ट या ट्राइबल अपराइजिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है पीजेंट अपराइजिंग्स, यानी किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह। किसानों के मुद्दों को लेकर के किसानों के द्वारा जो रिवोल्ट किए गए उसे हम पीजेंट मूवमेंट्स, पीजेंट अपराइजिंग्स या पीजेंट रिवोल्ट कहते हैं। कुछ छोटे मोटे भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के और भी रिवोल्ट हुए, जिनको हम तीसरे कॉलम में रख सकते हैं अदर अपराइजिंग्स, जो भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों ने, भिन्न भिन्न लीडर्स ने लीड किया था। इस तरह से मोटे तौर पर जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत अपराइजिंग्स हुई हैं, उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में ट्राइबल मूवमेंट को रखा, दूसरी कैटेगरी में हमने पीजेंट अपराइजिंग्स को रखा और तीसरी कैटेगरी में अदर मूवमेंट्स को रखा। बेसिकली अगर इंडिया के मैप को देखें आप, तो इंडिया के मूवमेंट को आप कई कैटेगरी में जो डिवाइड किए हैं उनको मैप पे देखेंगे तो इनके सेक्टर कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर हम मान लें ये इंडिया का मैप है, वैसे तो एग्जैक्ट मैप ये नहीं है, लेकिन इंडिया का मैप काफी कुछ ऐसे है। ये नर्मदा नदी है जो भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। ज्यादातर मूवमेंट अगर आप देखें तो ये मूवमेंट इस लाइन के नीचे ही आपको दिखेंगी। ये लाइन का मतलब ये है कि ऊपर आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब एरियाज को छोड़ दें तो इन्हीं इसके नीचे वाले भाग पर मूवमेंट हुए। नीचे वाले भाग पे मूवमेंट होने के पीछे कारण है। कारण यह है कि सबसे ज्यादा और सबसे पहले अंग्रेजों ने इन्हीं क्षेत्र पर राज्य किया और जुल्म किए, लोगों का शोषण किया। शोषण आर्थिक भी हो सकता था, शोषण और भी मुद्दों को लेकर के हो सकता था। भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के इन्होंने जब से हिंदुस्तान पे शासन करना शुरू किया तब से अपने शोषण की शुरुआत कर दी। बेसिकली अंग्रेजों का प्रभाव हिंदुस्तान में बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हुआ। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, यानी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, और प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का लगभग आधा शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ में आ गया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद उन्होंने, कंपनी ने बंगाल पर एक मिर्जाफर नामक विश्वासघाती व्यक्ति को बैठा दिया। वो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के खिलाफ विश्वासघात किया, अंग्रेजों का साथ दिया और उसको अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी सौंप दी। ये पपेट बेसिकली 1773 तक किसी ना किसी रूप में चलते रहे। तो इनका इंपैक्ट तो 1757 के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तो उस दौरान अंग्रेजों का प्रभाव हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि लगभग बंगाल का शासन इलाहाबाद की संधि से उन्होंने प्राप्त कर लिया।
हालांकि बंगाल पे शासन करने वाले देशी लोग ही थे, भारतीय ही थे, लेकिन बंगाल की वास्तविक शक्ति कंपनी में निहित हो गई। ऐसा इसलिए था, मैं बताता चलूं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से सम्राट शाह आलम सेकंड ने बंगाल की दीवानी कंपनी को दे दी थी। इस प्रकार बंगाल में कंपनी दीवान बन गई थी, वास्तविक दीवान थी। लेकिन दीवानी के पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने 3 डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किए थे। बंगाल के लिए रजा खां, बिहार के लिए सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से फरवरी 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल का निजामत यानी जो सूबेदारी की राइट थी वो भी ले लिया था। इस प्रकार से कंपनी बंगाल की वास्तविक निजाम थी, वास्तविक सूबेदार थी, वास्तविक फौजदार हो गई थी। हालांकि इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को यह जिम्मेदारी सौंप दी। इस प्रकार बंगाल के पावर को एक्सरसाइज करने का दायित्व तो भारतीयों पर आ गया। यानी नजमुद्दौला निजामत के राइट को एक्सरसाइज कर रहा था कंपनी के बिहाफ पे, और तीनों दीवान कंपनी के बिहाफ पे ये दीवानी के राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे, और कंपनी बंगाल की वास्तविक शक्ति थी। लेकिन अभी चूंकि पावर एक्सरसाइज करने का काम अंग्रेजों के द्वारा नहीं हो रहा था, इंडियंस के द्वारा हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी गनीमत थी। शोषण तो खूब शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी सी गनीमत थी। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी बंगाल पे वास्तविक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई, और वास्तविक तौर पे अब पावर का एक्सरसाइज भी उसी के द्वारा किया जाने लगा था, और शोषण बड़ी तेजी से बढ़ा। प्रतिक्रिया तो 1757 के बाद से ही धीरे धीरे शुरू हो गई थी, लेकिन वह वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो 1765 और 1773 के बाद शुरू हुई। इनमें हम एक एक रिवोल्ट की चर्चा करते चलेंगे, उसको इस मैप पे दिखाते चलेंगे कि कौन सा रिवोल्ट कहां हो रहा है, क्या कारण है उसके, और हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसकी बात करेंगे, इसलिए फैक्चुअल प्रेजेंटेशन भी इसमें हम करेंगे। अब आइए हम सबसे पहला रिवोल्ट देखते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासियों का विद्रोह। सन्यासियों के विद्रोह का मतलब यह नहीं है कि यह केवल सन्यासियों के द्वारा ही समर्थित था। बेसिकली सन्यासियों ने इसे लीड किया था, इसको समर्थन किसानों का भी था। सन्यासी रिवोल्ट बेसिकली 1763 से शुरू होता है और कई दौर में चलता है। 1770 में इसका रिवोल्ट हुआ, और फिर 1777 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। इसके लीडर थे पंडित भवानी शरण पाठक और मंजू शाह। मूलतः कारण इसका था कंपनी के द्वारा किसानों का शोषण और जो हमारे पवित्र स्थान थे उन पर यात्रा करने से संबंधित रोक, यह मूल था। बंगाल इसका मूल केंद्र था। सन्यासियों ने इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में भी हुआ है। इसका मतलब इस रिवोल्ट का जो मेन एरिया है वो ये एरिया है, बंगाल का ये एरिया है जहां पर ये रिवोल्ट हो रहा है। फिर इसके बाद में जो दूसरा रिवोल्ट है एक ट्राइब के द्वारा किया जा रहा है, उसको कहते हैं चुआर। चुआर विद्रोह, चुआर राइजिंग या चुआर अपराइजिंग या चुआर रिवोल्ट 1766 से शुरू हुआ, कई राउंड में भिन्न भिन्न जगहों पर चला। 1816 तक ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न टाइम पीरियड में हुआ।
चुआर लोगों ने बेसिकली इस रिवोल्ट को लीड किया था, इसीलिए चुआर विद्रोह कहते हैं। बेसिकली अगर जनजातियों के ओवरऑल रिवोल्ट को देखें तो जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को लेकर के विद्रोह हुए हैं। सामान्य तौर पे जनजातियां जंगलों के किनारे रहती थीं। वह जंगलों के किनारे जहां कम घने जंगल होते थे, खाली जगहें होती थी, उन पे जो पेड़ पौधे उगे होते थे उन पर आग लगा देते थे काट करके, और फिर जो आग लगाने के बाद राख वगैरह से फर्टिलिटी आती थी उसी क्षेत्र पर वो कुछ समय तक खेती करते थे। जब उसकी फर्टिलिटी 2-3 सालों में खत्म हो जाती तो वह यही प्रक्रिया कुछ थोड़ी दूसरी जगहों पर करते और इस प्रकार से अपने खेती की जगह को शिफ्ट करते रहते थे, जिसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती कह सकते हो। झूम खेती ही जनजातियों का मूल खेती पद्धति थी। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन लोगों ने बाहर से ले जाकर के उन जनजातियों के क्षेत्रों में जमींदारों को बैठाना शुरू कर दिया और जमींदारों के नेतृत्व में वहां पर टैक्स वसूला जाने लगा। जनजातियां कभी टैक्स देने की हैबिचुअल थी नहीं, इसी वजह से वह इसका विरोध करने लगे और जो जमींदार बाहर से ले जाकर के बैठाए जाने लगे उनको वह दिकू, दिकू का अर्थ है बाहरी, बाहरी कह करके उनका विरोध करते, उनके खिलाफ रिवोल्ट करते, उनके खिलाफ अपराइजिंग करते। लेकिन जमींदारों की के लठैत, लाठी चलाने वाले और ब्रिटिश सेना मिलकर के उनका दमन कर देती थी। चुआरों का भी विद्रोह कमोवेश यही था। ये बेसिकली राजमहल के क्षेत्र में होता था। जो राजमहल का एरिया है पूरा ओवरऑल बंगाल और झारखंड के आसपास का एरिया, वहां पर एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स है और चुआर विद्रोह के द्वारा, चुआर जनजातियों के द्वारा हुए। चुआर जनजातियों के नेता थे दुर्जन सिंह। वो लोग उन्हीं के नेतृत्व में इस विद्रोह को लीड किए। ये बंगाल के मिदनापुर में क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। इसके पीछे कारण हमने अभी बताया कि सरकार की रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा थी। उन दिनों अक्सर अकाल पड़ा करते थे, सूखा से लीडेड अकाल हुआ करते थे, सूखा अक्सर पड़ा करता था और उस दौरान भी इनको टैक्स में माफी नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से उनसे उनके पास कुछ टैक्स देने के लिए जब नहीं होता था और सरकार जबरदस्ती उसे टैक्स वसूलती थी तो ये लोग अपने नेता के नेतृत्व में विद्रोह कर देते थे। उसी का एक उदाहरण है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह को धीरजुद्दीन नवाब और नसीरुद्दीन ने भी लीड किया, यानी कई नेता हैं, उनमें से दो नेता ये भी हैं। फिर आता है हो विद्रोह, हो अपराइजिंग। हो भी एक ट्राइब है। ये छोटा नागपुर, बेसिकली छोटा नागपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी छोटा नागपुर का एरिया जो आज के झारखंड में पड़ता है, जिसे पठारों का पठार भी कहते हैं, उस क्षेत्र में हो जनजातियां निवास करती थी और हो जनजातियों ने विद्रोह किया। अगर बेसिकली इस विद्रोह के तह में जाएं तो वही मूल बात है यहां भी। इस विद्रोह की शुरुआत तो मुंडाओं ने की थी, लेकिन बाद में हो लोगों ने भी इस पे पार्टिसिपेट किया और मुंडाओं का साथ दिया। ये अपने रेवेन्यू पॉलिसी यानी जमींदारी पद्धति का विरोध कर रहे थे और जो बाहर से जमींदार जिन्हें वो दिकू कहते थे उसके खिलाफ मूवमेंट किए। इस मूवमेंट के नेता हैं राजा भगत, जो सिंहभूमि जिला में लीड किए और छोटा नागपुर के क्षेत्रों में यह विद्रोह डेवलप हुआ, यह विद्रोह आगे बढ़ा। लेकिन मूल कारण ये मान लीजिए
कि इसमें मुंडा और होर जनजातियों ने विद्रोह किया है और यह आउटसाइडर्स अर्थात दिकू लोगों के खिलाफ है, जमींदारों के खिलाफ है। फिर उसके बाद में आता है अगला विद्रोह, फतेह शाही विद्रोह। फतेह शाही विद्रोह बेसिकली बिहार के गोपालगंज जिला में डेवलप हुआ। उसी क्षेत्र में यह ज्यादा प्रभावी रहा। यहां भी यही मूल कारण है कि जब जमींदारी व्यवस्था ला करके उस क्षेत्र में जमींदार बैठा दिया गया तो फतेह शाह के नेतृत्व में वहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। स्पेशली ये होशियारपुर के राजा के नेतृत्व में यहाँ का क्षेत्र लीड किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने इनके खिलाफ कार्यवाही करके इन्हें हटा दिया और उन क्षेत्र में ले जाकर के बाहर से जमींदारों को बैठा दिया, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद में आता है देवी सिन्हा का विद्रोह। देवी सिन्हा एक व्यक्ति है, 1782 में उन्होंने इस विद्रोह को लीड किया है। बंगाल में यह विद्रोह हुआ। देवी सिन्हा का विद्रोह भी बेसिकली कृषक विद्रोह है और यह भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के क्षेत्र में जो आर्थिक शोषण हुआ है उसी के खिलाफ हुआ है। अगला विद्रोह है बिशनपुर रिवोल्ट। बिशनपुर रिवोल्ट 1781 से लेकर के 84 तक चला। इसके चीफ हैं बेतिया राज्य के प्रमुख जुगल किशोर। बेतिया राज्य, बेतियाहाता जो क्षेत्र है बिहार का, वहां पे है और यह इसलिए हुआ था क्योंकि बेतियाहाता का जो राज्य था उसे अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था, इस राजशाही को खत्म कर दिया था। फिर अगला रिवोल्ट आता है विजयनग्राम का युद्ध। विजयनग्राम के राजा का यह रिवोल्ट है, राजा ऑफ विजयनग्राम, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 1794 में हुआ। यहां भी वही मूल बात है कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसी के खिलाफ यहां हुआ है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजा ने विद्रोह को लीड किया। इसके पीछे कारण यह था कि उनके जमींदारी का क्षेत्र कम कर दिया गया था, रेवेन्यू का रेट बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से विजयराम के या विजयनगरम के राजा ने इस विद्रोह को नेतृत्व दिया। इसे वार ऑफ पद्मनाभम भी कहा जाता है, पद्मनाभम का युद्ध भी कहा जाता है। फिर अगला है वीरभद्र राजे का विद्रोह। वीरभद्र राजे विशाखापट्टनम के थे, ये वहां के जमींदार थे, राजा थे। 1830 ईस्वी में इस विद्रोह को लीड किया गया। बेसिकली इसके पीछे कारण यह था कि इन्हें पहले ब्रिटिश राज से पेंशन मिलती थी, लेकिन इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस विद्रोह को लीड किया। विशाखापट्टनम का एरिया इनका राज्य था। फिर उसके बाद विशाखापट्टनम में ही एक और विद्रोह हुआ, रिवोल्ट ऑफ जगन्नाथ राजे। जगन्नाथ राजे भी राजा हैं। 1832 से 34 तक ये विद्रोह चला। विशाखापट्टनम का ही क्षेत्र था। बेसिकली जब वहां के उत्तराधिकार के मामले में ब्रिटिश राज ने विद्रोह किया, ब्रिटिश राज ने इंटरफियर किया, तब इन लोगों ने यहां पर विद्रोह को लीड किया। इनके साथियों ने, इनके सहयोगियों ने, वहां की जनता ने इनका साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। अगला है मोवा मारिया विद्रोह। मोवा मारिया बेसिकली लोअर कास्ट के किसान हैं जो असम के क्षेत्र में निवास करते थे। इन्होंने वहां के लोकल राजा, अहोम कम्युनिटी के राजा जो थे, उनके खिलाफ विद्रोह किया था। यानी
असम में ये माओमारिया लोअर कास्ट थी, किसानों की जाति थी, खेतीबाड़ी करती थी, और जब राजा ने इन पर टैक्स रेट बढ़ा दिया, शोषण करने की कोशिश की, तो वहां के लोकल राजा अहोम के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया, या आप ये कह लीजिए कि अहोम राजाओं के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। अब हम लोग चलेंगे साउथ इंडिया में, केरला में। केरला का क्षेत्र अगर आप देखें तो ये आज का एरिया है केरला का। इस क्षेत्र में ये विद्रोह, अगला विद्रोह होने जा रहा है। केरला के क्षेत्र में केरल वर्मा 85 राजा कहा जाता है। केरल वर्मा या 85 राजा, इनका इनका विद्रोह है। ये बेसिकली केरला का क्षेत्र, यानी जो मालाबार का कोट्टायम वाला एरिया है, वहीं पर शासन करते थे। ये अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया है। यानी जब राजा के राज्य को छीन लिया गया, वहां के लोगों का शोषण किया जाने लगा, आर्थिक शोषण कर दिया जाने लगा, टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, तो वहां के राजा केरल वर्मा या 85 राजा ने इस विद्रोह को लीड किया अंग्रेजों के खिलाफ। अगला रिवोल्ट है उत्तरी सरकार के क्षेत्र में किया जाने वाला विद्रोह, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ गंजाम या गोमसूर का विद्रोह कहते हैं। गंजाम या गोमसूर का विद्रोह, बेसिकली अगर इसको हम मैप में देखें तो उत्तरी सरकार का क्षेत्र ये पड़ेगा आपका, जो स्पेशली आंध्र प्रदेश के कुछ ऊपरी हिस्से और उड़ीसा का क्षेत्र, ये आएगा उत्तरी सरकार यानी नॉर्दर्न सरकार का एरिया। इस क्षेत्र में यह विद्रोह हो रहा है, नॉर्दर्न सरकार। इसे हम गंजाम या गोमसूर का विद्रोह कहते हैं। कई राउंड में यह विद्रोह चला, एक राउंड में नहीं चला। 1800 से 1805 के बीच चला, 1797 चला, 1835 में चला। इसके लीडर थे श्रीकर भांजा और धनंजय भांजा। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में यहां के लोगों ने विद्रोह किया था। यहां पर भी टैक्स देने से मना कर दिया गया, क्योंकि टैक्स का रेट बहुत हाई कर दिया गया था। इसी वजह से यहां के राजा के खिलाफ ये विद्रोह हुआ है, जो कंपनी द्वारा समर्थित है। यानी रेफ्यूजल ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बाय द किंग टू द कंपनी, ये मूल इसका कारण था। अगला है चेर रिवोल्ट, पलामू जिला बिहार, 1800 से 1802 के बीच हुआ। भुक्खा सिंह चेर, जो एक जागीरदार हैं, जो एक जमींदार हैं, उन्होंने इस विद्रोह को लीड किया। भुक्खा सिंह चेर यानी बिहार के पलामू जिला में भुक्खा सिंह चेर एक जमींदार थे। अंग्रेजों ने इनकी जमींदारी छीन ली और छीन करके अपना जमींदार बैठा दिया, अपना जागीरदार बैठा दिया, जिसकी वजह से यहां के लोकल लोगों ने भुक्खा सिंह चेर का समर्थन किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस मूवमेंट को लीड किया। अगला है त्रावणकोर के क्षेत्र में। त्रावणकोर का क्षेत्र भी बेसिकली यही केरला वाला क्षेत्र है। त्रावणकोर का राजा आपको बहुत पहले से हम बताते चले आ रहे हैं कि त्रावणकोर में अंग्रेजों के काल में राजा राम वर्मा, राजा मार्तंड वर्मा बहुत ही सीनियर लीडर्स हुआ करते थे, बहुत ही योग्य लीडर्स हुआ करते थे, जिनके काल में त्रावणकोर बहुत डेवलप हुआ था। उसी हम त्रावणकोर की बात करने वाले हैं। यहां दीवान वेलू टम्पी ने विद्रोह किया, 1805 की बात है। एक्चुअल में यहां के राजा को सब्सिडियरी अलायंस के तहत अपने अधीन कर लिया गया था,
टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था और एक तरह से यहाँ के राजा को लगभग लगभग उनकी सत्ता खत्म कर दी गई थी। सत्ता खत्म होने के बाद वहां के राजा के दीवान वेलुटम्पी ने त्रावणकोर में विद्रोह को लीड किया, अंग्रेजों के खिलाफ किया। कहा जाता है कि दीवान वेलुटम्पी ने इतना भीषण विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया था, इतना भीषण विद्रोह किया था कि जब अंग्रेज किसी तरह से इन्हें पकड़ पाए तो मरने के बाद इन्हें फांसी पर लटकाया। मरने के बाद फांसी पर कौन लटकाता है, लेकिन मरने के बाद प्रतीकात्मक रूप में इनको फांसी की तख्ते पर लटका दिया गया। अगला है भील अपराइजिंग। भील अपराइजिंग भील कम्युनिटी के द्वारा हो रहा है। बेसिकली भील कम्युनिटी का लीडर है सेवाराम, और ये जो आज का महाराष्ट्र वाला एरिया है, पश्चिमी घाट का एरिया है, वहीं पर बड़ी मात्रा में भील कम्युनिटी रहती थी पश्चिमी घाट में। उनके नेता सेवाराम हैं और सेवाराम के नेतृत्व में वेस्टर्न घाट पर कंपनी शासन के खिलाफ भीलों ने जबरदस्त विद्रोह किया। ये भी लैंड रेवेन्यू के ही खिलाफ है, क्योंकि हर क्षेत्र में जहां भी अंग्रेज अपना नियंत्रण कायम करते थे, कंपनी शासन अपना नियंत्रण कायम करती थी, वहां टैक्स रेट बहुत हाई कर देती थी। लोग उतना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थे और ना उनकी क्षमता थी। इसी वजह से वह इसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव सेकंड ने प्रमोट कर दिया था। पेशवा बाजीराव सेकंड ने उकसा दिया था, इस वजह से भीलों ने विद्रोह किया था, ऐसा अंग्रेजों का आरोप है। तो भील वेस्टर्न घाट पर विद्रोह कर रही है, यानी जो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, बेसिकली इन क्षेत्रों में ये विद्रोह हो रहा है। वेस्टर्न घाट के भीलों ने विद्रोह किया महाराष्ट्र वाले एरिया में। फिर उसके बाद में हम पाइक रिवोल्ट की तरफ चलते हैं। पाइक रिवोल्ट बेसिकली आज के उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ। अभी आपने देखा था थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले, पाइक जनजातियां उड़ीसा की मांग कर रही थी कि पाइक विद्रोह को हिंदुस्तान का पहला ग्रेट रिवोल्ट मानना चाहिए, यानी जो 1857 को जगह मिली है वो पाइक विद्रोह को मिलना चाहिए। ये भी कई राउंड में हुआ, 1814 में हुआ, 1817 से लेके 25 तक उन क्षेत्रों में किसी न किसी स्थान पर यह विद्रोह चलता रहा। कहा जाता है कि इस विद्रोह को लीड किया था जगबंधु ने। जगबंधु बेसिकली खुर्दा के राजा के मीर बख्शी का मतलब प्रधान सेनापति होता है। खुर्दा के राजा के प्रधान सेनापति जगबंधु ने इस विद्रोह को लीड किया था। पाइक लोग बेसिकली उस क्षेत्र के राजा के सिपाही थे, जिनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। उनको टैक्स फ्री इनाम लैंड मिलती थी उनकी सेवा के लिए, लेकिन कंपनी ने उनकी टैक्स फ्री लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था और कहा था कि इस पर इन्हें कर देना पड़ेगा। इसी वजह से उड़ीसा में 1803 में यह विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन फिर कई राउंड में चला। 1803 में तो यह विद्रोह शुरू हुआ है, लेकिन बड़े एरिया में नहीं हो पाया था। 1814 में लगभग उड़ीसा के एक बड़े हिस्से पर इस रिवोल्ट को लीड किया गया, इसीलिए हम 1814 का डेट दे रहे हैं। याद रखिएगा, जो रिवोल्ट्स हुए हैं बेसिकली उनमें डेट्स इनके अलावा भी मिलेंगे आपको। घटना चक्र में कुछ और डेट मिलेगा, BL ग्रोवर की किताब में और कुछ डेट मिलेगा, राम लखन शुक्ला में और कुछ डेट मिलेगा, सुमित सरकार में और कोई डेट मिलेगा। तो आपको एक एवरेज मोटा मोटा डेट लेके चलना है कि
आसपास का कोई डेट जो मैच कर जाए वही मैच कर देना है। अगला है फिर महाराष्ट्र में एक विद्रोह होता है, सतवंती या सावंतवाड़ी का विद्रोह। सावंतवाड़ी विद्रोह, कई लोग सतवंती भी इसे कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली सावंतवाड़ी एक जगह है और उसी सावंतवाड़ी क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र में है। इनके लीडर हैं फोंड सावंत और श्रीवन मीकम। ये भी कंपनी शासन के खिलाफ हुआ और ये भी कंपनी के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। अगला है रामोसी रिवोल्ट, रामोसी विद्रोह। 1822 से 29 के बीच एक राउंड में चला, एक 1839 से 41 यानी 1839 से 41 के बीच चला। पश्चिमी घाट पे ये भी चल रहा है और पश्चिमी घाट में जो रामोसी जनजातियां हैं उन लोगों के द्वारा इस विद्रोह को लीड किया गया। इस क्षेत्र में भी अंग्रेज जब पहुंचे, कंपनी सत्ता पहुंची, तो टैक्स का रेट इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से रामोसी जनजातियों ने चित्तर सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह को लीड किया अंग्रेजों के खिलाफ वेस्टर्न घाट पर। अगला विद्रोह है कोल राइजिंग्स, कोल जनजातियों का विद्रोह। बेसिकली इसमें ज्यादातर झारखंड का एरिया शामिल है। रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि, ये जो पूरा ओवरऑल झारखंड का एरिया है, इस एरिया में कोल जनजातियों ने विद्रोह किया था। हमने बताया था आपको कि कोल जनजातियों की मूल समस्या क्या है। वो झूम खेती किया करते थे और जब अंग्रेजी सरकार वहां सत्ता स्थापित की तो बाहर से ले जाकर के दिकू अर्थात बाहरी लोगों को जमींदार बना के स्थापित कर दी। वह उन लोगों से टैक्स वसूलते थे, टैक्स का रेट बहुत ज्यादा हाई होता था, लैंड रेवेन्यू का रेट बहुत ज्यादा हाई होता था, जिसे वहां की लोकल जनजातियां दिकू कह करके विरोध करती थी, यानी इन जमींदारों का विरोध करती थी, टैक्स का विरोध करती थी। तो कोल जनजातियां जो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम में निवास करती थी, उन लोगों ने बुद्धू भगत, सिंगाराम और सूरमा के नेतृत्व में इन लोगों ने आउटसाइडर्स अर्थात दिकू लोगों, जमींदारों के खिलाफ मूवमेंट किया। फिर उसके बाद में मुंडा और हो लोगों का विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। इनके नेता थे राजपुरोहित या राजपुरोहित जिसे कहते हैं, ऐसा भी लिखा मिलता है आपको, तो राजपुरोहित या राजपुरोहित इसके लिए नेता हैं। फिर अगला रिवोल्ट है भूमिज अपराइजिंग्स, भूमिज लोगों का विद्रोह 1830 से 31 के बीच हुआ। यह भी सिंहभूमि जिला है झारखंड का। यहां भी मूल क्षेत्र वही है, टैक्स रेट में इंक्रीज किया जाना, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का बढ़ा दिया जाना, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने विद्रोह किया। भूमिज लोगों ने गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। अगला रिवोल्ट है संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ, 56, 57, 58 तक ये चलता रहा, लेकिन हमने 55 से 57 तक दिखाया है। बेसिकली जो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र है, उस राजमहल के आसपास के क्षेत्रों में संथाल जनजातियां रहती थीं। इन लोगों ने अपने नेता सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार यानी कंपनी सरकार के विरुद्ध एक बड़ा भीषण रिवोल्ट किया और इन्होंने स्वयं को अंग्रेजी राज से, कंपनी की सत्ता से डिक्लेयर घोषित कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर संथालों ने विद्रोह क्यों किया? सबका हमने कहा कि एक ही कारण है, मूल कारण है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। यहां भी हुआ था
कि यहां भी बाहर से ले जाकर के दिकू लोगों को अपॉइंट कर दिया था, ब्रिटिश अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया था। वहां ब्रिटिश सरकार की पुलिस, लैंडलॉर्ड्स, महाजन, ये सब संथाल लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती थी। इसीलिए संथालों के नेता सिद्धू और कान्हू ने कहा, हम अंग्रेजों से, इन दिकुओं से, इन ब्रिटिश ऑफिशियल से, ब्रिटिश पुलिस से, मनी लेंडर्स से, मनी लैंडलॉर्ड से मुक्ति चाहते हैं, और इसीलिए इन लोगों ने इसे अलग किया। संथालों के दमन के लिए दमन एक कोह चलाया गया, जिसका विवरण कलकत्ता रिव्यू में पब्लिश हुआ। गवर्नमेंट ने इन संथाल परगना को अलग करके संथालों के दमन की कोशिश की, और काफी हद तक ये संथालों का दमन करके इस विद्रोह को दबा दिया। अगला है कच्छ रिवोल्ट। कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ का रण जिसे आप कहते हो, जो हम मैप पे दिखाते चले, ये जो कच्छ वाला एरिया है, ये कच्छ का क्षेत्र है। रन ऑफ कच्छ जिसे आप कहते हो, इस क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र में यहां के राजा थे राव भारमल। राव भारमल की राजशाही समाप्त की थी कंपनी की सरकार ने। इसीलिए राव भारमल ने अपने क्षेत्र की जनता का समर्थन लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा भीषण मूवमेंट 1816 में शुरू किया। किसी न किसी रूप में ये मूवमेंट 1832 तक चलता रहा था, लेकिन एट लास्ट, अंत में अंग्रेजों ने, कंपनी सरकार ने इसे दबा दिया। फिर उसके बाद में आता है बाघेरा लोगों का विद्रोह। बाघेरा लोगों का विद्रोह बेसिकली आज के गुजरात वाले एरिया में ही हुआ। यहां पे, ये गुजरात वाला एरिया है, यहां पे राजा बड़ौदा का शासन था। यहां पे बड़ौदा रियासत की सत्ता थी। यहां पर बड़ौदा रियासत की सत्ता थी। वहीं के बाघेरा लोगों ने विद्रोह किया। ये बेसिकली जो बाघेरा ट्राइब है, बाघेरा जनजातियां हैं, ये ओखा मंडल के क्षेत्र में रहती थी। यहां पर बड़ौदा की सत्ता को समाप्त करके, गायकवाड़ की सत्ता को समाप्त करके या कमजोर करके, ब्रिटिश सरकार ने अपनी पॉलिसी को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए बाघेरा लोगों ने इस मूवमेंट को यहां पर लीड किया, और बाघेरा जनजातियों ने, लोगों ने बड़ौदा के क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया था। एट लास्ट 1820 में एक समझौता हो गया, जिससे शांति की स्थापना हो पाई। अगला आता है पश्चिम बंगाल में। फिर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र सबसे ज्यादा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार का क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रसित था। उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, वेस्टर्न घाट का कुछ क्षेत्र, यही सब ज्यादातर रिवोल्ट से भरा पड़ा दिखेगा आपको। फिर अगला हम दिखाते हैं आपको फराइजियों का विद्रोह। फराइजी 1819 से विद्रोह करना शुरू किए, और कई राउंड में विद्रोह किए, जो किसी न किसी क्षेत्र, किसी न किसी तरीके से 1860 तक चलती आई। फराइजी लोग बेसिकली मुस्लिम लोग थे, इस्लाम को मानने वाले थे, यानी इस्लाम के सेक्ट को मानते थे। इन्होंने पश्चिम बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में अपने नेता हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। उन्होंने अपने धर्म, अपने समाज, अपने राजनीति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट किया था। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने भी आगे चल करके इस आंदोलन को लीड किया, और बंगाल में अंग्रेजों के प्रभाव, अंग्रेजों के घुस आने से
नाराज थे और उन्हें बाहर करने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि बेसिकली अंग्रेज हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारे राजनीति में इंटरफियर करते हैं और फिर साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसी वजह से इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। इन्होंने जमींदारों का भी विरोध किया। ये फराइजियों का जो सबसे बड़ा विद्रोह चला, बड़ा मूवमेंट चला 1838 के आसपास ज्यादा भीषण हो गया और 1857 तक रहा। ज्यादातर फराइजी लोग वहाबी मुस्लिम परंपरा को मानते थे, ये था। तो कुल मिलाकर के एक बात दिमाग में रखिए कि फराइजी रिवोल्ट बंगाल में हुआ। ये अपने धर्म, अपने समाज, अपने राजनीति की सुरक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। हाजी शरीयतुल्लाह शुरुआती दौर में इनका नेतृत्व किए। बाद में इनके बेटे दादू मियां ने इस मूवमेंट को लीड किया। फराइजी लोग मुस्लिम थे और मुस्लिमों में कुल मिलाकर के 78 फिरके दिखाई देते हैं। उनमें से वहाबी एक फिरका है, उसी वहाबी फिरके को ये लोग मानते थे। अगला विद्रोह खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके नेता तीरथ सिंह थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के प्लानिंग के खिलाफ यह विद्रोह हुआ। बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है वहीं पर सिलहट के एरिया को लिंक करने के लिए ब्रह्मपुत्र वैली से सिलहट के एरिया को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जा रही थी। इससे अंग्रेजों की पहुंच सिलहट और ब्रह्मपुत्र के इंटरनल क्षेत्रों में हो जाती। इसीलिए तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने इस रोड बनाने के विरोध में आंदोलन किया था, खासी विद्रोह। अगला है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह के नेता करमशाह और टीपू पागलपंथी थे। यह भी बेसिकली धर्म से शुरू हुआ और धीरे धीरे यह राजनीति में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं यह सेमी रिलीजियस रिवोल्ट था, जिसकी शुरुआत करमशाह ने की थी। यह बंगाल के उत्तरी जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। आगे चलकर के करमशाह के पुत्र टीपू ने इस विद्रोह को लीड किया और धर्म से यह राजनीति में कन्वर्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जमींदार हमारा शोषण करते हैं, उन्होंने कहा कि जमींदार हमारा दमन करते हैं और ये जमींदार अंग्रेजों द्वारा समर्थित हैं। इसी वजह से उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ इस विद्रोह को लीड किया। उनका यह भी मानना था कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे धर्मकर्म में भी इंटरफियर किया जाता है, इसी वजह से हम इनके खिलाफ हैं। तो एक तरह से इन्होंने विद्रोह को लीड किया। 1815 से ही किसी ना किसी रूप में इसकी नींव पड़ने लगी थी, लेकिन आगे चल करके 1825 में यह भीषण रूप ले लिया। फिर कोल्हापुर और सावंतवाड़ी का विद्रोह। कोल्हापुर और सावंतवाड़ी हम अभी बात कर चुके थे। सावंतवाड़ी का विद्रोह बेसिकली ये कोल्हापुर स्टेट में हुआ। कोल्हापुर स्टेट महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अभी जो हमने मैप पे दिखाया था, ये महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में कोल्हापुर के क्षेत्र में एक रिवोल्ट हुआ। हम आपको बताते चले, शिवाजी का जो मूल क्षेत्र था वो सतारा था, लेकिन उनका सेकंड कैपिटल कोल्हापुर हुआ करता था। तो कोल्हापुर वाले एरिया में यह विद्रोह हुआ। कोल्हापुर स्टेट में बेसिकली वहां की रियासत को लेकर के यह विद्रोह हुआ था। गणकारी लोग जो हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास के लोग थे, वो लोग
सेना से निकाल दिए गए थे और इस वजह से उन लोगों ने इस मूवमेंट को लीड किया, इसीलिए इसे गढ़कारी रिवोल्ट भी कहते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सावंतवाड़ी विद्रोह का ही एक भाग है। अगला है, फिर हम उड़ीसा पहुंचते हैं। उड़ीसा में खोंड विद्रोह। उड़ीसा का खोंड विद्रोह। खोंड लोग कई राउंड में विद्रोह किए। 1846, 1855, 1914। उड़ीसा की बहुत बड़ी ट्राइब है खोंड। इनके नेता चक्र बिसोई हैं। चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड लोगों ने विद्रोह किया और कहा जाता है कि इन खोंड जनजातियों का 1817 के विद्रोह को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा रोल है। तो कुल मिलाकर के खोंड विद्रोह उड़ीसा का है। इसके नेता चक्र बिसोई हैं और यह भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ यानी आर्थिक शोषण के खिलाफ हुआ है। अगला है कोया रिवोल्ट। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ है और यह भी आंध्र प्रदेश का ही एरिया है जहां पे अल्लूरी सीताराम राजू ने इस मूवमेंट को लीड किया। कोया एक जो गोदावरी के आसपास का एरिया है, उस क्षेत्र में कोया ट्राइब के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं। अंग्रेजों ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद वहां भी आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया, टैक्स का रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कोया जनजातियों ने अपने नेता के नेतृत्व में विद्रोह को लीड किया, विद्रोह को आगे बढ़ाया। अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 से लेकर के 20 तक चला। इसके नेता हैं ताना भगत और जात्रा भगत। मूल रूप से इनका भी वही काम है, कारण है आर्थिक शोषण। यानी ब्रिटिश सरकार ने जब उन क्षेत्रों पर यानी स्पेशली छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों पर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो ताना भगत और जात्रा भगत के नेतृत्व में लोगों ने वहां छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में के लोगों ने एक बड़ा विद्रोह कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। अब छोटी मोटी और बातें हैं जिसको हम बताते चलें। बेसिकली मणिपुर के क्षेत्र में, आज के मणिपुर के क्षेत्र में, वो मणिपुर भी नागा लोगों का क्षेत्र है, वहीं पर गेडिनल्लू पामेई एक बहुत ही पॉपुलर लेडी थी, नागा महिला थी, नागाओं की नेत्री थी, बहुत कम एज की थी, 15-16 साल की थी। वह नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर बन गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग, जब हमारे देश में गांधी जी 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, ठीक उसी के आसपास के टाइम पीरियड में यह अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट कर रही थी। बेसिकली यह अपने क्षेत्र की नागा रिलीजियस लीडर थी और नागा पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी इनकी पहचान हो गई। बहुत कम एज पे, कहा जाता है 13 साल की उम्र ही थी, कई जगहों पर 14-15 साल, लेकिन बहुत कम एज कह लीजिए। इन्होंने हरेका रिलीजियस मूवमेंट को लीड किया था। ये हरेका रिलीजियस मूवमेंट इनके कजिन माइपो जोडांग चलाते थे, उसकी एक बहुत बड़ी लीडर बन गई और अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट किया। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके जेल में डाल दिया। कहा जाता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदुस्तान में चल रहा था, उस दौरान 1937 में वहीं से शुरू हुआ था, आगे चल करके इन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर आगे चल करके 1937 में जवाहरलाल नेहरू शिलांग जेल में गेडिनल्लू से मिलने गए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि उनके रिहाई के लिए वह प्रयास करेंगे।
अ, जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट हिंदुस्तान टाइम्स में डिस्क्राइब हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने उस दौरान उन्हें डॉटर ऑफ हिल्स कहा था। डॉटर ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की बेटी कहा था। और इसी टाइम पीरियड में उन्होंने उन्हें लोगों की रानी अर्थात रानी गैडिनल्यू, क्वीन ऑफ हर पीपल कहा। तभी से गैडिनल्यू पामेई रानी गैडिनल्यू कहलाने लगी। आगे चल करके जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 1947 में आजादी प्राप्त की तो इनको बड़ा सम्मान मिला। और जब भारत सरकार को ये लगा कि इनके कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए तो 1981 में इनके सोशल वर्क के लिए इन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1993 बहुत देर की बात है, मणिपुर में इनकी मृत्यु हो गई। मणिपुर में इनकी मृत्यु के साथ ही यह महान विभूति का भौतिक अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी रानी गैडिनल्यू का आंदोलन, उनका संघर्ष हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रानी गैडिनल्यू का यह प्रयास बहुत बड़ा प्रयास माना जा सकता है। ये था ट्राइबल रिवोल्ट। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम विद्रोह हैं। जैसे 1927 के आसपास यही हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच को लेकर के एक नेता हुआ करते थे मदारी पासी। मदारी पासी ने भी जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन किया था जिसको एका आंदोलन कहते हैं। एका आंदोलन जमींदारों के खिलाफ किया जाने वाला एक बड़ा कृषक आंदोलन मान सकते हैं। कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह कह सकते हैं। फिर ऐसे ही कृषक विद्रोहों में आप खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ उसको ले सकते हो। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, कृषक जातियों का विद्रोह था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और खेड़ा आंदोलन को 1918 में गांधी जी जाकर के लीड किए थे। खेड़ा आंदोलन में भी यही प्रॉब्लम थी कि टैक्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जबकि उस दौरान वहां प्लेग फैला हुआ था, सूखा की स्थिति थी। इस दौरान भी वहां का टैक्स, लैंड रेवेन्यू रेट बढ़ा दिया गया। वहां के लोगों ने विद्रोह किया। गांधी जी को जब लगा कि उनकी मांग बहुत जायज है तो उन्होंने गांधी ने उनके मूवमेंट को लीड किया। ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा। उस ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की, जांच की और कहा किसानों की मांग जायज है, इनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से किसान ने भी एक मूवमेंट यहां किया। किसानों के आंदोलन को लीड करने के लिए तमाम लोगों ने किसान सभा का निर्माण किया। जैसे अगर आप स्वामी सहजानंद का नाम ले लें, स्वामी सहजानंद ने बिहार के क्षेत्र में बिहार के सभा बना करके उनके मुद्दों को ऊपर उठाने की कोशिश की। और फिर यूपी में अगर देखा जाए तो बाबा रामचंद्र ने भी किसानों के मुद्दों को ऊपर उठाया। तो इसका मतलब यह है कि ट्राइब लोगों ने तो मूवमेंट किया, उनके बेसिक मतलब ये थे कि उनके क्षेत्र में ले जाकर के बाहर से जमींदार बैठा दिए गए थे, उनका शोषण हो रहा था, या उनके जंगल जला करके खेती करने पर रोक लगाई जा रही थी। इन मुद्दों को लेकर के उन्होंने किया। कुछ लोगों ने धार्मिक मुद्दों को लेकर के किया।
लेकिन किसानों ने बेसिकली किसान मुद्दों को लेकर के किया। जैसे यूपी में बाबा रामचंद्र ने बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया किसानों का, जिसमें किसानों के हक हुकूक की मांग की गई। स्वामी सहजानंद ने बिहार में किसानों के हक हुकूक की मांग की। कुछ लोगों ने अपने ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किया, लेकिन मदारी पासी जो थे वह तो खुला विद्रोह था किसानों के फेवर में, जमींदारों के खिलाफ। इन मूवमेंट के अलावा भी आप छोटे मोटे मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में निम्न जाति आंदोलन कई लेवल पर हुआ। निम्न जातियों ने स्पेशली अपने सम्मान के लिए, अपनी स्टेटस के लिए, समाज में मुख्य धारा में एंट्री के लिए कोशिश की। इसे हम निम्न जाति आंदोलन कहते हैं। जैसे साउथ इंडिया की जस्टिस पार्टी, साउथ इंडिया की जस्टिस पार्टी ये कोशिश करती थी, ये कहती थी सरकार से, समाज के लोगों से कि निम्न जातियों को भी समाज की मुख्य धारा में आने का हक है, इसलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में आने दिया जाना चाहिए। तो कई जगहों पर वो भी आंदोलन करती थी। ऐसा ही एक आपको वायकोम सत्याग्रह मिलेगा जो केरला के क्षेत्र में हुआ। वायकोम सत्याग्रह में वायकोम कम्युनिटी के लोग ये कह रहे थे हमें मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाए। वायकोम लोग बेसिकली अनटचेबल माने जाते थे और उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसी कारण से मंदिरों में प्रवेश की अनुमति न होने के कारण वह मूवमेंट कर रहे थे कि उन्हें भी मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। गांधी जी ने भी उनके आंदोलन को समझा और उनके आंदोलन को एक तरह से समर्थन दिया। इस तरह से छोटे छोटे निम्न जाति आंदोलन भी चले इस दौरान, यानी अंग्रेजी शासन के दौरान। ऐसा ही एक डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी थी जो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में थी, वह कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कर रही थी। हमने आपको बताया कि जो विद्रोह हुए हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, एंटी लॉज हैं, लॉ को तोड़ करके किए जा रहे थे। लेकिन इस दौरान इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों ने लॉ के अगेंस्ट जाकर के विद्रोह किए। बहुत सारे लोग लॉ के अधीन रहते हुए विद्रोह किए, पार्टी बनाई, अपने हक हुकूक की मांग की। ऐसा ही डॉक्टर अंबेडकर का भी मूवमेंट था। डॉक्टर अंबेडकर निम्न जातियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मांग थी कि समाज के डिप्रेस्ड क्लास के लोग, समाज के बहिष्कृत लोग भी समाज की मुख्य धारा में रहने का हक रखते हैं, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में रहना चाहिए, रखना चाहिए। चूंकि समाज इतनी जल्दी बदलाव को स्वीकार नहीं करता, इसलिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी मुख्य समाज में लाकर के शामिल करें। ऐसा ही एक उदाहरण मैं बताता चलूं। 1928 में, जब 1927 में साइमन कमीशन बना, तो साइमन कमीशन से मिलकर के डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पक्ष रखा। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बहस के दौरान उन्हें उपस्थित होने का न्योता दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर उपस्थित हुए और समाज के निम्न जातियों का, जिन्हें आज तथाकथित हम दलित वर्ड से यूज करते हैं, दलित कहते हैं, हालांकि दलित वर्ड ठीक नहीं है, वो हमारे ही समाज के लोग हैं, बहिष्कृत समाज के लोग थे,
लेकिन वो हमारे ही भाई थे। उन्हें मुख्य धारा में रहने का पूरा हक है। जैसे सबको हक है, वैसे उनको भी एक नागरिक के तौर पर हक है। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलनों में उनके पक्षों को रखा। अंग्रेजों ने उनके पक्ष को सुनने के बाद उनकी बातों को माना और डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से निर्वाचन करा के सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के सदनों में उनको जगह देने की कोशिश की, जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। चूंकि उन दिनों प्रधानमंत्री इंग्लैंड के रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इसीलिए हम इन्हें रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। तो रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड अंबेडकर को मिला, यानी उनके प्रयासों से उनके हक मिले। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से जाकर के अंग्रेजों के पास अपनी बात रखी, तो उनकी बात को स्वीकार किया गया। जो त्यागराज चट्टी जैसे लोग साउथ इंडिया के जस्टिस पार्टी ने जब अपनी बात रखी, तो सरकार ने उसको कंसीडर किया। लेकिन अगर रिवोल्ट आप देखें तो रिवोल्ट सारे लगभग दबा दिए गए। इसका मतलब एजिटेशन दो तरीके से ब्रिटिश इंडिया में हुआ। एक तो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के खुल्लम खुल्ला विद्रोह किए, उसके भी अपने महत्व हैं, लेकिन वो सारे लगभग लगभग दबा दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किया, संवैधानिक संघर्ष किया, ज्यादातर वह देर लगा, लेकिन उनको उनके हक मिले। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे थे कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए, बहिष्कृत समाज के लिए जो मूवमेंट उन्होंने किया था, जो मांग ब्रिटिश सरकार से रखी थी, वह मांग उन्हें मिला। लेकिन एक बात और यहीं पर मैं जोड़ता चलूं कि डॉक्टर अंबेडकर को जो कम्युनल अवार्ड मिला, उससे बेसिकली गांधी जी को लगा कि डिप्रेस्ड क्लास के लोग, जो अछूत लोग हैं, वो लोग तो हिंदू समाज के ही लोग हैं। एक हिंदू समाज का ही बड़ा हिस्सा हिंदू समाज से अलग हो जाएगा, तो हिंदू समाज छोटा हो जाएगा। यह देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हम डॉक्टर अंबेडकर और बहिष्कृत समाज के हकों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो तरीका कम्युनल अवार्ड में दिया गया है, हम उस तरीके से सहमत नहीं हैं। तरीका बदला गया। गांधी जी के जिद की वजह से, गांधी जी के आमरण अनशन की वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने कम्युनल अवार्ड वापस कर दिया और बहिष्कृत समाज के लिए, जिसे आज हम दलित समाज कहते हैं, उसके लिए आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसे आप पूना पैक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। तो हमारा पूरा ओवरऑल क्रक्स ये था कि दो तरह के मूवमेंट ब्रिटिश इंडिया में हुए। एक सरकार के कानून को तोड़ करके हुआ, जिसे हम अपराइजिंग्स या रिवोल्ट कहते हैं, और दूसरा मूवमेंट जो अंडर लॉज हुए, जो कानून के तहत हुए। और ज्यादातर कानून के तहत ये मूवमेंट लंबे चले, लेकिन उनकी मांगें ज्यादातर स्वीकार कर ली गई। ये पूरा ओवरऑल ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट और अदर मूवमेंट पर छोटा सा डिबेट था। इसको पढ़िएगा, थोड़ी किताबें पढ़िएगा, समझिएगा और इसको तैयार करिएगा। लेकिन
एक बात हम बताते चलें, जितनी किताबें हैं उतने डेट हैं, इसलिए घटना चक्र को आप करिए। घटना चक्र के आसपास का जो डेट है, चूंकि वो आयोग द्वारा दिया गया डेट है, और ज्यादातर आयोग द्वारा जो क्वेश्चंस बनते हैं वह उन्हीं को बेस बना करके बन जाते हैं, तो इसलिए उन डेट्स को अच्छे से करिएगा। हमने ज्यादातर जो डेट्स आपको दिए हैं वो बीएल ग्रोवर के डेट हैं। बीएल ग्रोवर एक अच्छी मॉडर्न इंडिया की बुक मानी जाती है, हमने वहां से ले लिए हैं। तो हो सकता है तमाम डेट्स में डिसमैच भी हो, तो इसे आपको घबराना नहीं है। तीन कारणों पर, तीन चीजों पर फोकस करना है। पहला नंबर तो विद्रोह का नाम क्या है, दूसरा वह किस क्षेत्र में हुआ, तीसरा उसका कारण क्या है। डेट मोटा मोटा देखते चलिएगा, लेकिन तीन कारणों को ध्यान में रखना है। अगर जरूरत है तो उसका परिणाम भी देख लीजिएगा। तो ठीक है, यह क्लास यहीं तक। जय हिंद,